नमस्कार बच्चों, स्वागत है स्टडी सर में। मैं आपका गुरुजी एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ और बराबर मैं अपनी सेवाएं आपको प्रदान करता रहूँगा। मैंने पीछे आपको बताया था, मैं बता देता हूँ कि क्वांटम संख्याओं के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ इससे समपरमाणु की कक्षा की आकृतियों से लेकर के और क्वांटम नंबर तक, क्वांटम नंबर मैं बात करता हूँ तो कक्षाओं पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ 4 क्वांटम संख्याएं जो कि मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, जिसको हम 1 2 3 4 और अनंत तक कहते हैं। नामांकन बात करूँ तो KLMN है। उसके बाद द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है जिसे हम एजीमुथल भी कहते हैं। वह n के मान पर निर्भर करती है, लेकिन n के -1 घटा देते हैं। अगर नामांकन देना है तो SPDF, और यदि नंबर देना है तो n-1 पर करते चले जाएंगे। 0 1 2 ये और 3, ये चारों नंबर। 1 0 S का है, 1 P का है, 2 D का है और 3 F का है। इन्हीं चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि L पर डिपेंड करेगी। और L पर डिपेंड क्या होता है कि जो कक्षकों को व्यक्त करने का जो +-0 सहित, ये मैंने आपको बताया था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में आपको सब कुछ मैंने समझाया। चक्रण जो कि स्पिन क्वांटम संख्या होती है, और उपस्थित कक्षक में पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही दिशा में। अगर एक ही कोई कक्षक है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दिशा में रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आता है संभावित रूप में तो वो दूसरी दिशा में होगा, यानी वो विपरीत दिशा में होते हैं। और यदि वहाँ पी कक्षक या एक से अधिक कक्षक हैं और पूरे कक्षकों में अगर जाने के लिए पहले एक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा अगले कक्षक में जाएगा, तीसरा होगा तो अगले कक्षक में जाएगा। इस प्रकार यदि वो 3 ही कक्षक हैं तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से ज़्यादा है तो फिर वो युग्म बनाना शुरू करते हैं, और युग्म में वो उसकी जो चक्रण दिशा विपरीत हो जाती है। इस तरह से मैंने इसमें बताया था। नए प्रकरण पर मैंने बात की थी कि अगर हम क्वांटम संख्याओं का जो निर्धारण, उसके बाद पाउली का आवर्जन नियम और हुन के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं आज इस टॉपिक को लेकर के आपके सामने क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पहले ही टाइम को देखते हुए अरेंज कर देता हूं। जो पाउली एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ आप देख रहे होंगे पाउली का आवर्जन नियम। और किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता, ये पाउली ने कहा था। क्योंकि मैंने क्वांटम के बारे में आपको बताया, क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया, तो पाउली ने भी ये कहा था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, जो चारों क्वांटम संख्या होती हैं, उनका एक साथ मान नहीं हो सकता। क्योंकि चारों क्वांटम, मान लीजिए ये n बराबर 1 है तो L बराबर 0 होगा और m बराबर 0 होगा। उस समय S, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण दिशा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन सीधा और एक उल्टा, जिसे हम +½ और -½ से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये 1s2 को यहाँ प्रदर्शित किया है। उसको थोड़ा मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो उसमें n बराबर 1 होगा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या दशा है। और n बराबर 1 है तो 1s को, s जो होता है उसका मान 0 है, जो l को एजीमुथल में 0 हो गया। m मैग्नेटिक आती है तो जब 0 तो उसकी m भी 0 रहेगी, जहाँ 0 है। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन सीधा जाता है और सीधे को हम +½ कहते हैं। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो n बराबर भी 1 रहेगी, L बराबर भी 0 रहेगी, क्योंकि एक ही कक्षा है, एक ही कक्षक में एक सीधा एक उल्टा है, तो ऐसे ही रहेगा। एक इसके लिए भी, दूसरे के लिए भी। अब नंबर 1 की बात है तो इसके लिए भी पहला 1s है तो 1 नंबर 1 ही ये रहेगा। m बराबर है तो क्योंकि एक ही s का एक ही खाना होता है, m बराबर भी 0 रहेगी, ना प्लस ना माइनस। अब चक्रण की बात है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है तो इसलिए -½ कहा। अर्थात यह दर्शाता है पाउली का नियम कि किसी भी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ n बराबर 1 है, इसका ये भी सही है, बराबर है। L0 इसकी भी 0, इसकी भी 0 है। m इसकी 0, इसकी भी 0 है। 3 क्वांटम संख्या समान है, लेकिन s इसकी +½ है और इसकी -½ है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सिद्ध करता है इस नियम से। समय अब हुंड ने क्या किया,
हुंड भी एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने पहले भी मैंने आपको बताया था वो नियम से पहले, फिर भी दोबारा से मैं इस आपको वेरीफाई करता हूँ। जहाँ तक संभव होता है किसी भी उपकोष माने SPDF कक्षक या 0, 1, 2, 3 जिनको नंबर दी है, SPDF कक्षक होते हैं। इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समान दिशा में होते हैं। बात समझ लीजिए, जब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि अगर अयुग्मित क्या होता है, मान लीजिए 1s है, इसमें एक ये तो अयुग्मित हो गया। अब आगे s जब भरेगा दूसरा s आएगा, तो इसका मतलब क्या, पहले s का में 2 भर जाने चाहिए। तो जब तक नहीं भरता है वो अयुग्मित कहलाता है। अगर 2s आता है फिर 2p आता है तो 2s भी भरेगा 1 और 2। 2p के मान लीजिए अगर 3 खाने हैं तो उसमें अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। यानी पहले ये इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मित रूप होगा, उसके बाद तब वो युग्म बनाते चले आएंगे। तो इसने कहा था कि जहाँ तक संभव होता है किसी भी उपकोष में SPDF में कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समान दिशा में होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ एक 2p6 पे उदाहरण आपको समझाया है कि P के उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें और यदि इसका ये P ये इस तरह से, क्या ये 0, ये +1 और ये -1, यानी ये तीनों ही P के खाने हैं, कक्षक हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले खाने में जाएगा, ये दिख रहे होंगे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे खाने में जाएगा, यानी कि 2 अयुग्मित हो गए। तीसरा आएगा तो तीसरे खाने में जाएगा, 3 अयुग्मित हो गए। चौथा हुआ तो ये यहाँ आकर के चौथा विपरीत दिशा में भरेगा। पाँचवा अगले खाने में विपरीत दिशा में युग्मित बनाते चलेंगे। छठे में तब पहुँचेगा इसमें, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक अयुग्मित कक्षक है यदि एक इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी 2 खाली हैं। यदि फिर P का दूसरा इलेक्ट्रॉन में आता है तो दूसरे खाने में जाएगा, तो 2 अयुग्मित कक्षक हो गए। तीसरे खाने में जाएगा, 3 अयुग्मित कक्षक हो गए। और ये इस बात से सिद्ध करता है कि जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन माने चलने की दिशा बिल्कुल एक दिशा में होगी, ऊपर की तरफ ही होगी। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अगर 2 ही हैं तो पहले दोनों को इसमें भर दो। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको एक साथ नहीं भरेंगे, हमें पहले हर एक खाने में एक लेना है नियम के अनुसार। उसके बाद युग्म बनाना शुरू करते हैं, जो कि यहाँ दिखा है। एक अयुग्मित होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद 2 होंगे तो अलग अलग खानों में पहुँच जाएंगे। उसके बाद 3 होते हैं P में तो तीनों में अयुग्मित होंगे। चौथे में 1 युग्मित होगा, 2 अयुग्मित हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 युग्मित होंगे, 1 अयुग्मित होगा। और 6 हैं तो तीनों ही युग्मित हो जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक उपकोष में उपस्थित कक्षकों को इसी प्रकार हमें आगे भरना है, तभी हम क्वांटम संख्याओं का सही निर्धारण कर सकते हैं। जब आगे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आएंगे। कुछ एक सब परिभाषा है प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब है किसी से दूर भगना, प्रति का मतलब होता है दूर होना, और अनुचुंबकीय माने यानी पास में आना। तो ये निश्चित है कि जब कोई भी घर में खाली होता है, एक जोड़ा बनाने के लिए हमें किसी को खींचना होता है, और यदि फालतू होते हैं तो उसे हम घर में अलग अलग बांट देते हैं, दूर करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब है दूर होना, और अनुचुंबकीय मतलब होता है पास में आना। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षक जो जिनमें युग्म पूरा हो चुका होगा, जोड़ा हो चुका, युग्मित का मतलब होता है जोड़ा, यानी जब किसी के इस तरह से पूरा हो गया तो ये अब ये दूर भगेगा, यानी किसी के पास आएगा ही नहीं। अगर ये एक खाली है तो अपना इसे भरने के लिए किसी को अट्रैक्शन करेगा, तो उसे कहते हैं। यदि जोड़ा है तो युग्मित हो गया। युग्मित कक्षक के वे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जहाँ भी कोई पदार्थ या आयन या इलेक्ट्रॉन रखें, क्षेत्र में थोड़े प्रतिकर्षित होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, क्योंकि उनके कोष भरे हुए हैं। अब हम Na धनायन की बात करें कि ये पहले किसी को न किसी को दे चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8। यदि हम इसका उस निर्धारण रूप में करें तो पहले S1s2 2s2 2p6, यानी कि पहले में 1s में कंप्लीट हो गया पेयर, दूसरे इसका भी कक्षक पेयर पूरा हो गया। ये तीसरे P में 1 गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, छठा, यानी 6 हैं। तो यानी इसका भी ये कंप्लीट है। और यदि ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, Mg या Na+ आयन को, Mg धनायन को, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं या दूर दूर चाहते हैं, किसी से की तरफ आकर्षित नहीं होते। इसलिए मैंने 2 आयनों से मैग्नीशियम +2 आयन, जिसका यही निर्धारण होता है जो आप देख रहे हैं सेम, जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि इसका 12 में से 2 चले गए तभी धनायन 2 हुआ है। तो इसका जो बनेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे होगा। और यदि मैं कक्षकों की बात करूं तो इसका निर्धारण ऐसे होगा, जो सेम
यहाँ सोडियम आयन का होता है और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक दूसरे प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंब का मतलब होता है आकर्षित होना, यानी उसकी ज़रूरत है, उसके कक्षकों में कोई ना कोई कक्षक अनपेयर है, जोड़ा नहीं बना है, जोड़ा बनाने के लिए वो आकर्षित होता है, किसी न किसी क्रियाशील होने की प्रक्रिया करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जिन पदार्थों के इलेक्ट्रॉन अणु या परमाणु एक या एक अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षकों में, तो वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और ये युग्म होने के प्रयास में ही रहते हैं, यानी जोड़ बनाने के लिए होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए इसे अन्य चुंबकीय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैग्नीज की मैं बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में है, ये ज़्यादा भी त्याग सकता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जब ये अगर ये +2 होता है तो ये बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब यदि हम इसी 3d वाले, क्योंकि सारे जितने भी ये तो पेयर युग्मित हो चुके हैं, अभी ज़रूरत नहीं, ये लास्ट वाला जो कक्षक है जिसमें d के 5 कक्षक हैं, उसमें 5 है तो पहले एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये पाँचों ही अभी अयुग्मित हैं, तो ये युग्म बनाने के लिए किसी न किसी से आकर्षित होंगे, इसीलिए इसे अनुचुंबकीय कहेंगे। यहाँ कॉपर +2 पर ध्यान होता है। यदि इसकी मैं बात करूँ तो ये सारे जो कक्षक हैं इनके उपकोषों के कंप्लीट हैं, इसके 6, इसके 2, इसके भी 6, इसके भी 2 कंप्लीट हैं। और यदि 3D की मैं बात करता हूँ तो इसमें 3D9 है। अगर इसमें हम उसी 3D के 5 कक्षकों खोलें तो पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पाँचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां और 9वां, 10वां जाता, लेकिन उससे पहले यानी ये कक्षक अभी अनुमति है। और यदि हम देखें तो ये बीच का 0 है, ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है, -2 है। अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक हिसाब से कौन सा कक्षक यानी -2 कक्षक जो है अयुग्मित है, ये -2 है अयुग्मित। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हम निर्धारण कर सकते हैं क्वांटम संख्याओं का। तो यह हम कह सकते हैं कि इसमें एक कक्षक अयुग्मित है और इस युग्म को पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए ये भरकस प्रयास करेगा, इसलिए ये अनुचुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी खींचता है। अभी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं आपको तरीके से पहले बता भी चुका हूँ और आप आसानी से यहाँ कर भी सकते हैं। तो मैं बात करूँगा इस क्वेश्चन पे। पहले तो इसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p5 है। इसके सभी 9 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान निर्धारण कीजिए। यानी यहाँ जो आंसर पूछा है इसने, वो पूछा है कि इसकी सभी 4 क्वांटम संख्याओं, इसके सभी 9 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या देखनी है। तो मेरे बच्चे ये समझिए, बहुत सिंपल तरीका है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ या हल कर रहा हूँ और कैसे हल हम करेंगे इसको समझिए। मैं पहले देखता हूँ कि हमें 1s2, इसका मतलब क्या है कि 4 क्वांटम संख्या लेनी है हमें, n भी लेनी है और l भी लेनी है, इसकी m भी लेनी है और s भी लेनी है। ठीक, कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले के लिए बात करें तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन 1, उसके लिए n बराबर क्या है, इसकी 1 है। m की बात करूँ तो l बराबर 0 है और m भी 0 होगी और s होगी +½ राइट। अब हमें इलेक्ट्रॉन लेना है इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी यही n बराबर 1 होगी, l बराबर यहाँ 0 होगी, m बराबर भी 0 होगी, लेकिन इसकी s बराबर -1/2 हो जाएगी। अब हमने क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट कर लिए। अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात चलते हैं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं उसको दूसरे अंक से समझाऊंगा कि तीसरे इलेक्ट्रॉन पे जब आता है, यानी कि 1 गया 2 गया, हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन। और तीसरे इलेक्ट्रॉन पे हम जब लेंगे तो उसमें आप बहुत आसानी से समझेंगे कि तीसरे इलेक्ट्रॉन में n बराबर क्या होगी, दूसरे में चला गया, n बराबर 2 है। उसके बाद l बराबर, क्योंकि 1s में वहाँ भी 0 ही होगी, m बराबर भी 0 होगी और यहाँ s बराबर होगा +½ अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात करूँगा। चौथा इलेक्ट्रॉन भी किस में है, s में ही है। कौन से वाले s में, थोड़ा ये ध्यान देखिए, इस वाले s में है। तो हम ध्यान देंगे उसमें कि जब उसी s में है और उस s के लिए हमें n बराबर, उसकी भी 2 है। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, चौथे इलेक्ट्रॉन की मैंने 4s कर दिया, चौथे इलेक्ट्रॉन की है। और चौथे इलेक्ट्रॉन को ध्यान समझिए, ये है
चौथा इलेक्ट्रॉन, चौथा ई, जो कि n बराबर उसका भी 2 है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। और l बराबर की मैं बात करूं तो l बराबर भी 0 है और m बराबर भी 0 है और s बराबर हो जाता है -12। हम क्या इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर चुके? 4। 5 में हम ध्यान देते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन पाँचवा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन और 9वां इलेक्ट्रॉन। अब हम ध्यान देंगे कि जो इसमें 4 तो निकल गए, 5वां में n बराबर वो 2 है। p व्यक्त करता है एजीमुथल क्वांटम संख्या को। तो हम यहाँ चलते चले जाएंगे। हम चारों को एक साथ लिख लेते हैं। किस आधार पर? हम ले लेते हैं इसको, ध्यान देंगे कि मैंने ले लिया n बराबर इसकी, l बराबर, m बराबर, s बराबर। चारों को एक साथ चलते चले जाएंगे। हमको ये निर्धारित हो गया है कि p को क्या कहते हैं हम? p को होता है, अगर n पे आ जाएगा तो इसके आधार पर हम 1 2 कक्षा में हैं तो n बराबर 2 हो जाएगा। चलिए 5 में इलेक्ट्रॉन 2, इसका मतलब छठे के लिए भी 2 रहेगी, 7वें के लिए भी 2 रहेगी, 8वें के लिए 2 भी रहेगी और 9वें के लिए भी 2 रहेगी। n बराबर, अब l पे अब ध्यान देंगे, क्योंकि l जो होता है एजीमुथल क्वांटम संख्या है और यहाँ से यहाँ तक ये p है। और उसके अनुसार p को हम नंबर जब देते हैं तो हमें पता है कि s को हम 0 देते हैं, l को हम 1 देते हैं। तो यहाँ हमें देखना है इसी आधार पर कि ये जो l बराबर है वो इसकी 1 होगी, और यदि छठा भी इसी में है तो इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। अब m पे आता है तो ध्यान रखना कि ये 0 है, ये +1 है और ये -1 है। अब जो भी p का पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? इसमें। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ 5 है टोटल, तो पहला कहाँ भरेगा? इसमें। जब पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। अब हमें देखना है कि 5वां इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो उसकी m इस खाने में जाती है, यानी +1 हो गई। ध्यान रखना ये। अगला जाएगा इस खाने में, इसका मतलब इसकी 0 हो गई जो छठे के लिए। 7वां इसमें जाएगा, उसके लिए -1 हो गई। 8वां फिर यहाँ घूम के आएगा +1 में, तो +1 हो गई। 9वां इसमें जाएगा, यानी कि 3, जो कि यहाँ अनुसार 5वां है, इस पे ध्यान देंगे तो ये आएगा, यहाँ पर आएगा 5वां जो कि 0 होगा। क्लियर? मैं अभी आपको बहुत वेरीफाई करूँगा। अब हमें s की s देखनी है। s का मतलब क्या होता है? जो चक्रण संख्या है, पहला इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, इसे हम +12 कहेंगे, दूसरा भी सीधा जा रहा है +12 कहेंगे, तीसरा भी सीधा जाएगा +12 करेंगे, उसके बाद उल्टा आएगा -12। यही है। मैं क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको निर्धारित करता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद मैं चौथा लेता हूँ, तो चौथा कहाँ जाएगा? चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। 5 इलेक्ट्रॉनों की बात चल रही है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें है जो इसके नियम से है, अब हमें चक्रण देखना है। तो पहला गया, पहले के अनुसार हम अगर लेते हैं तो यहाँ इसमें आ गया, ये देखेंगे अब s बराबर इसका +12, दूसरा भी +12, तीसरा भी +12, चौथा घूम के आ जाएगा -12 और 5वां -12, छठा भी भरा नहीं है। अब ये समझिए कि जो ये पहला है उसके लिए चक्रण ये +12 होगा, दूसरा ये है उसके लिए भी +12 होगा, जो कि 5वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके लिए +12 हो गया। और यदि ये छठे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो ये इसमें +12 हो गया, 7वां इसमें रहेगा +12 हो गया, 8वां उल्टा जाएगा जो -12 हो गया, 9वां उल्टा जाएगा जो कि -12 हो गया। अभी इसमें एक अयुग्मित है और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। उसके आधार पर हमने समझा दिया आपको कि ये 9 इलेक्ट्रॉन के 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन की जो 4 क्वांटम संख्या है इस प्रकार से निर्धारित होती हैं, जो आपको मैंने समझाया। तो ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में आया मैं दोबारा वेरीफाई कर दूंगा। आगे हम चलते हैं। ओके,
कोई नहीं, थैंक यू। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट के आधार पर को क्वांटम नंबर पे बता रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अधूरा टॉपिक रह गया। तो मैं शुरुआत करता हूँ, मैं आपको फिर से वेरीफाई करूँगा। जो मैंने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 9 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बताई थी, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि यहाँ चारों क्वांटम संख्याएं का मतलब है जो 9 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे 4 हो गए 4, और ये 5 है 5 इलेक्ट्रॉन। उनकी इलेक्ट्रॉनों की अगर मैं बात करता हूँ, पहले 2 की n बराबर 1 हो गई और दूसरे n की n बराबर 2 हो गई और अगले 5 की n बराबर 2 हो गई। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की n बराबर 1 है और 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉनों की n बराबर 2 हो गई। अब n बराबरों को हम सिद्धांत करते हैं, जो यहाँ मैंने समझाया है कि इन 2 इलेक्ट्रॉनों की तो ये n समान है लेकिन s विपरीत होगी। तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन जो कि 2s में पहुँच गए, n बराबर 2 है, l बराबर 0 है, m बराबर 0, लेकिन s इसके भी विपरीत होंगे। अब 5वां जो इलेक्ट्रॉन है, 5 से लेकर के 9वां इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी n बराबर तो समान होगी क्योंकि वो दूसरी कक्षा में है। अगर l की मैं बात करता हूँ तो l बराबर भी समान होगी क्योंकि वो p को दर्शाता है। अगर m की बात करता हूँ तो पहले खाने में जाता है ये, दूसरे खाने में जाता है तो 0 हो गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाता है -1 में, उसके बाद अगला घूम के इसी में आएगा और उससे अगला भी इसी में आएगा। अब ये आता है चक्र, चक्र हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन एकमित होंगे तो सीधा जाएगा, दूसरा भी सीधा जाएगा, तीसरा भी सीधा जाएगा क्योंकि टोटल 5 हैं, चौथा आएगा वापस जो कि दूसरे खाने में आ जाएगा, उल्टा हो गया, और 5वां यहाँ उल्टा हो गया, छठा इसमें है नहीं। तो इस तरह से मैंने इसका निर्धारण बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि 3D इलेक्ट्रॉन में सेकंड तथा फर्स्ट क्वांटम संख्याओं के नाम बताइए। अब यहाँ केवल दान में आता है कि जो k को हम हल कर रहे हैं, k का हल करने का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को पहले हम बारीकी से पढ़ें और बारीकी से करने के बाद ही हम उस चीज़ का निर्धारण कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। कि 3D, इसका मतलब है कि 3D1 के लिए सेकंड तथा फर्स्ट क्वांटम के मान बताइए। पहली क्वांटम संख्या जिसे हम एंड करते हैं और सेकंड l बराबर। अब यहाँ ध्यान, ये n नंबर को बताएगा तो n नंबर क्या है, इस पर हम देंगे ये n ये दर्शा रहा है तो इसका मतलब 3 है, और l बराबर ये दर्शाता है, इसका मान हमें निर्धारण करना है। उतनी ही बात जितनी पूछी जाए तो n बराबर इसमें 3 है और l बराबर d को हम क्या मान देते हैं, जब हमें पता है कि s बराबर 0 होता है, p बराबर 1 होता है, d बराबर 2 होता है, बराबर 3 होता है, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, जितना पूछा जाए। d को पूछ रहा है तो d 2 है यहाँ, तो l बराबर इस वाले की हमें l बतानी है, तो जो कि नियम अनुसार यहाँ क्या होगी, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर क्या हल हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ख। जो ख क्वेश्चन है उस पर हम पढ़ेंगे। ख में क्या कह रहा है ये ध्यान से देखें। ख में कह रहा है कि 2p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है। बहुत आसानी से समझें और कोई परेशानी नहीं सर हल करने में बच्चों। यदि हमारी चीज़ समझ में आ जाती है तो हमें हर वो क्वेश्चन हल्का लगता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आती है तो हमें वो सारी चीज़ें बड़ी परेशान या कठिन लगती हैं। यहाँ ये इस सवाल ने कहा है कि 2p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या है। तो पहले हम यानी कि चौथे इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और उसकी 4 क्वांटम संख्या है जिसे n, l, m और s हमें व्यक्त करनी है। 4 क्वांटम संख्याएं हमें व्यक्त करनी है और इसीलिए हमें थोड़ा समझना होगा कि हम ले लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि p क्या है बेटा, ये इसके 3 कक्षक हैं। हमें बारीकी से लिखना चाहिए, इसको हम +1 कहते हैं, इसको 0, इसको -1। अब पहले हमें निर्धारण करना होगा इलेक्ट्रॉनों का, जो कि कक्षक के अनुसार हम भरते हैं, और जब भरेंगे तो हमें क्या लेना है कि इसमें जो है पहला, क्योंकि एक ही है 3D1 है तो इसी खाने में जाएगा, बाकी कितने अयुग्मित हैं खाली पड़े हैं। अब इसमें कह रहा है कि 2p6 में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, 5 में यहाँ जाएगा, छठा, ये तो भर गए। अब हमें देखना क्या है, क्योंकि इसने कहा है कि 2p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन, तो चौथा क्या है, पहला ये हो गया बच्चों, दूसरा ये, तीसरे ये, और चौथा इसमें आने वाला है, ये वाला मेन चीज़ इसकी हमें ध्यान करना है।
इसकी चारों यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन की चारों संख्याएं क्वांटम संख्या पूछ रहा है, तो इसका हम कह देंगे कि जो चौथा है जो ये वाला है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया और चौथा यहाँ आएगा। इस आधार पर समझेंगे हम कि चौथे इलेक्ट्रॉन की फोर्थ इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्या हमें आसानी से हल करना है। उसके लिए n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर यही देख लेंगे हम। तो n तो क्या व्यक्त हो रही है ये बताएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे n बराबर क्या 2, l बराबर जो कि p को व्यक्त करता है और p को हमें पता है कि 1 लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि s को 0, p को 1, d को 2, f को 3 और हमें क्या चाहिए p, क्योंकि 3p की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ लेना है कि l बराबर क्या हो जाएगी इसकी 1। अब चौथा है मैग्नेटिक। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा किस में जा रहा है बच्चों, +1 में, इसके लिए इसकी क्या है +1 होगी। और ये चौथा उल्टा जा रहा है और उल्टे के लिए हम -1/2 करते हैं। तो यहाँ निर्धारित होता है कि इसकी चारों क्वांटम संख्याएं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए हम चौथे ई के लिए चार क्वांटम n बराबर 2 जो ये है और l बराबर 1 हो गई, m बराबर क्योंकि चौथा पहला यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया, चौथा यहाँ आएगा और चौथा जा रहा उल्टा, और उल्टा जाने की वजह से ये +1 में आ गया। तो यहाँ वो इसकी +1 लिखेंगे हम जो ये दिखाई गई है। अब उल्टा जा रहा है इसके लिए हम उसका चक्कर दर्शा रहे हैं जो ये -1/2 है। तो यहाँ हम चारों इलेक्ट्रॉन की फोर्थ इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या का निर्धारण कर चुके हैं। अगले प्रश्न को आप देखेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसकी अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्या है। अधिकतम ऊर्जा वाले, पहले तो हमें सबसे पहले बच्चों इसको ये समझना है पहले आंसर को, और पहले आंसर के अनुसार ही हम किसी चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में ये आ गई कि ये पूछ क्या रहा है तो हम ही हल कर पाते हैं। ये कह रहा है सोडियम का क्रमांक यानी Na का क्रमांक 11 है। यदि हम इसका KLM 1 2 3 में वितरण करें तो 2 8 और 1 है इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरबरी के नियम से। अब हमें इसकी अधिकतम ऊर्जा वाले, अधिकतम ऊर्जा क्या होता है यानी पहली कक्षा दूसरी कम ऊर्जा का स्तर, दूसरा ये है। इसका मतलब क्या है कि तीसरी कक्षा अधिकतम ऊर्जा हो गई। तो यहाँ जो है 11वां इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षा या ऊर्जा स्तर तीसरे में जा रहा है, उसके आधार पर उसकी चारों क्वांटम संख्या व्यक्त करेंगे। अगर हमें इसे क्वांटम संख्या व्यक्त करनी है तो सबसे पहले हमें उसको नील बोर का जो नियम है n+l थ्योरी में, उसे हम करेंगे 1s2 2pc 2s2 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 2p6 6 2 8 और इसके बाद आएगा यहाँ 3s1। अब बहुत विशेष ध्यान समझिए कि ये तीसरी ऊर्जा स्तर पहुँच गया तो यहाँ इसके हमें कहा है 3s1 के चार यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याएं हम ज्ञात करें। तो उसके लिए फिर अमल करेंगे कि 3s1 में इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार क्वांटम संख्याएं, जिसे हम कहेंगे n बराबर 3, l बराबर 0 को s को 0 कहते हैं, m बराबर भी 0 होगी और s बराबर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा ही जाएगा, इसलिए हाफ हो गई। ये हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है जो यहाँ आप समझ रहे होंगे। यानी ये चारों क्वांटम संख्याएं उसकी किसकी हैं, इस ऊर्जा स्तर अधिक ऊर्जा स्तर जो 3s1 में है अधिकतम ऊर्जा स्तर हो गया और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को उसके अनुसार कक्षा 3 होगी तो n बराबर 3 हो गई। अब s ये व्यक्त करता है जो कि l 0 होगा क्योंकि s को 0 है और इसमें m भी 0 ही रहेगी तो m बराबर 0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो सीधा जा रहा है तो इसलिए चक्र संख्या उसकी +1/2 हो गई। ये चार क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो सेकंड में आप समझेंगे क्या है। सेकंड में कहा है, पहले पढ़ें उसके बाद समझें। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या है। सिर्फ ध्यान से समझेंगे बच्चों,
शब्दों का फेर है, भाषा का फ़र्क है। यहाँ अधिकतम ऊर्जा कह दिया और यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन कह दिया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भी वही है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है एम में, जो कि ये है जो 3s1 में जा रहा है। तो इसमें 4 क्वांटम संख्या पूछ रहे हैं, तो मुझे हिसाब से आपको दोबारा समझाने की नहीं है, सेम इसी की तरह है जो ऊपर से देख रहे होंगे हम। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, n बराबर 3, m बराबर 0, l बराबर 0 और s बराबर क्या होता है, +½ नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है जो आप पढ़ेंगे इसे, कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या को मान दीजिए। यहाँ भी वही बात है कि सोडियम, अब शब्द भोज दिया कि उसने केवल एक ही शब्द को घुमाने के बाद बच्चे को घुमा दिया। यहाँ सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन भी 11वां है। तो यहाँ क्या है, Na जो 11 है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमें लिखना होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कि 11 है किस में जाएगा, 3s1 में जाता है। और 3s1 की जो 4 क्वांटम संख्या पूछ रहा है, अब वो हमने पहले भी बता दिया कि यदि आप इसको समझेंगे तो बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। जहाँ n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, m बराबर 0 है और s बराबर +½ है। सिर्फ भाषाओं की वजह से इस सवाल में मैंने इसलिए बताया कि कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सोडियम का परमाणु 11 है, उसके अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम, अधिकतम मतलब लास्ट वाला अधिकतम ऊर्जा N3s1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें अलग से क्या है, यहाँ शब्द का कर दिया, परमाणु परमाणु 11 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम क्या है बताइए। सिर्फ भाषा ने उसको शब्द, प्रश्न वही है, आंसर वही है। और सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या, ये तीनों क्वेश्चन एक ही बात को पूछ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में बच्चा घबरा जाता है। कोई डरने की बात है, मैंने कहा कि अगर समझ में आता है तो हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। तो यहाँ समझिए कि निम्न लिखित आयनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, प्रत्येक में उपस्थित अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे क्लोरीन प्लस धनायन है, मैंगनीज धनायन 2 है, आयरन प्लस धनायन 2 है, कोबाल्ट +2 है, निकिल +2 है, कॉपर +2 है, जिंक +2 है। अब इनके क्रोमियम का इसका दे रखा है 24 परमाणु क्रमांक, इसका 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकिल का 28 है, कॉपर का 29 है और जिंक का 30 है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि कर मन फे, कर यानी हमें पता है कर मन फे जो कि 24 पे आता है, कर मन फे कौनी क्यूजन, उस सीरीज़ में जो एक पढ़ा बताया था उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। और इस सिद्धांत पर, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर मैं बात सिंपल समझाऊंगा, क्रोमीन का मतलब क्या है, अगर ये 24 है +2 है, +2 का मतलब 2 निकल गए तो क्रोमीन क्या रह जाएगा, 22 रह जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना है, मैं आपको तरह से दे रहा हूँ। अगला मैंगनीज है जिसका 25 है और 25 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी 25 में से रहते गए, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना है। उसके बाद आयरन +2 है, इसमें तो आयरन का कितना दिया, फिर 26 है और इसमें 2 निकल गए, इसका मतलब यहाँ 24 रह गए। 24 प्लस यानी कि जिसका प्लस आयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए। 27 कोबाल्ट का है जिसमें +2 दर्शा रहा है, 27 में 2 निकलना है तो 25 का करना है। निकिल पर +2, निकिल का 28 में तो 2 निकल गए तो आपको 26 का। और कॉपर में 2 है जो कि कॉपर का 29 में 2 तो 27 का। इस तरह जिंक का 30 में 2 है तो 28 का। इनके आधार पर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप कर सकते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आप बता सकते हैं किसके, 1s2 2s2 2p6 में रखने के बाद। ये मैं आपके लिए एक तरह से दे रहा हूँ हल करने के लिए। अगर नहीं होता है तो श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इसका वेरीफाई बताऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपका कि आपने कर लिया तो मुझे कमेंट में दें यस, नहीं किया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और उस वीडियो के से पहले आप ये कर लें जिससे ये देखें कि जो मैं बताऊंगा वो सही है या आप सही हैं और आप अपने आप को पहचान सकते हैं। इसी के साथ मैं इस आज की वीडियो का समापन करता हूं। थैंक यू बच्चों, खुश रहो, आगे बढ़ो, हमेशा पढ़ो और आगे बढ़ो।